हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पहले ही बताया था कि जो एमएमएस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, यानी इसका उद्देश्य यही है गवर्नमेंट का कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उन्हें 12,000 रुपए प्रति वर्ष देकर 4 साल उन्हें 12,000 रुपए मिलेंगे, तो बाहर चौक 48,000 रुपए इन्हें मिलते हैं। लेकिन इनकी कंडीशन यही होती है, मैंने पहले ही बताया था कि जिन बच्चों को 9th 10th और 12th में इसका फायदा लेना है तो वो गवर्नमेंट विद्यालय में ही अध्ययनरत हैं, उन्हें ही इनका फायदा मिलेगा, अन्यथा उन्हें फायदा से वंचित रहते हैं। अब हमारा लक्ष्य, मैंने कहा था कि प्यारे बच्चों, एनएनएमएस की जो परीक्षा है उसकी दृष्टिकोण से मैं चाहता हूं कि हमारे दिए हुए ज्ञान से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को फाइट करें और इस जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका फायदा उठाए। तो जो सूक्ष्म जीवों का हमारा पाठ चल रहा था उसमें डेफिनेट हर एग्जाम में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। विज्ञान जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें 7th क्लास का और 8th क्लास का मैटर आता है। 7th क्लास और 8th क्लास का मैटर आता है। पहले तो आप सोचे कि एनएनएमएस में प्रश्न आखिर होते क्या है, किस प्रकार के हैं। प्यारे बच्चों, विज्ञान के सवाल 35 आते हैं और मैं डेफिनेट वादे के साथ कहता हूं एनएनएमएस के एग्जाम से पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। 7वीं और 8वीं के पूरी की पूरी विज्ञान आपको इस तरह से कराई जाएगी, फिर इनके ऑब्जेक्टिव टाइप भी प्रश्न आएंगे। तो इस चैनल से आप जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शेयर भी करें, और जो चैनल को जो देख रहे हैं उनके भी जो नीचे की तरफ सब्सक्राइब का लाल बटन है उसे दबाएं, जिससे आपको बार बार ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आपको मिलता रहे। और मैं प्रयास भी करूंगा कि जो महत्वपूर्ण जीके के टॉपिक हैं वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे और यथा समय जो समझाने का होगा वो समझाएंगे। तो विज्ञान आएगी इसके अंदर और सामान्य ज्ञान आएगा। सामान्य ज्ञान आएगा अर्थात जीके आएगा, और ध्यान रखें मैथ आएगी और रीजनिंग आएगी। जो तार्किक सब्जेक्ट हैं वो आएगा। ये 4 सब्जेक्ट आते हैं प्यारे बच्चों, और इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर आपको 40% नंबर लाने जरूरी हैं। ये पहले एनएनएमएस में कहा गया था, और जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तब हम बता देंगे। यदि सपोज कीजिए 35 नंबर का आपका विज्ञान है, उसमें आप 40% नंबर नहीं ला पा रहे हो, इनमें भले ही आप कितने ही नंबर लाए तो आप क्या हो सकते हैं, वहां पर बाहर हो सकते हैं उस कंपटीशन से। लेकिन अभी तक हमने जो देखा है क्वालिफाई जो राउंड है वो नंबरों के आधार पे हो रहा है। ये अभी शायद नियम फॉलो नहीं हुआ है। आपके 102 नंबर आ रहे हैं या 103 आ रहे हैं, तो सपोज कीजिए आपके जो नंबर हैं वो 115 से ऊपर आने चाहिए। जिसके नंबर 115 से ऊपर आते हैं उसका 100% एनएनएमएस में सिलेक्शन होता है, चाहे आपकी कैटेगरी किसी भी प्रकार की हो बच्चों। तो एनएनएमएस से एग्जाम से बिल्कुल आप घबराइए नहीं। घर बैठे आपको न्यू कंसेप्ट क्लासेज ऐसा माहौल देगा जिससे आपको लगेगा कि वास्तव में ही कंपटीशन का जो ये पहला पड़ाव है उसको हम किस प्रकार से पार करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैंने सूक्ष्म जीवों के बारे में बता दिया था। तो यहां 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने पुटअप होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें किस के कारण कौन सा रोग होता है। ध्यान रखें, जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है, विषाणुओं के द्वारा कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा रोग होता है। 100% उनमें से एक सवाल आपके आएगा। नींबू का कैंसर रोग किसके कारण से होता है, ये इस बार एनएनएमएस की परीक्षा में आने की बहुत ही संभावना है। ध्यान रखें, जीवाणु के द्वारा यानी बैक्टीरिया कोजेज द लेमन कैंसर डिजीज। तो यह आपके समझ में आ गया होगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के हैं, उनके किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। बस आप इस चैनल से जुड़े रहें और समझने का प्रयास करें, और 7th और 8th की ही किताबें पढ़ें। पेपर पूरा का पूरा 7th और 8th की किताबों में से ही आता है। यह पहले अपने दिमाग में, जहन में ध्यान रख लें, और फिर जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको हम लेके आएंगे। और मैं वादा करता हूं एक पेपर
आपका एनोनिमस का पूरी तरह से सोल्व कराया जाएगा, जिससे आपके कॉन्फिडेंस आएगा कि वाह ऐसे प्रश्न आते हैं, इनको तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। ध्यान रखें 48,000 रुपए हैं। यदि आप इसमें क्वालिफाइड राउंड में पार हो जाते हो, गवर्नमेंट आपको 100% 48,000 रुपए देगी। लेकिन इन रुपए को प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चों, आपको न्यू कंसेप्ट क्लासेस से जुड़ा रहना होगा, मेहनत करनी होगी, और हम जो कहते हैं वो कहना आपको मानना होगा। तो 48,000 ज्यादा दूर नहीं रहेंगे। इसकी जो चाबी है वो है न्यू कंसेप्ट क्लासेज के पास, और तमाम जो 7th और 8th की किताबें हैं उनके पास है। तो वो चाबी ढूंढने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको सफलता मिल सके। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि प्रतिजैविक हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, और अब आज हमारा जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन से भी संबंधित हैं, इसको टीका भी कहते हैं। अंग्रेजी मीडियम वाले जो हैं वो वैक्सीन या टीका एक ही बात है। ये काम क्या करता है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। एनोनिमस में यहां से भी प्रश्न उठाए जाते हैं। नाइट्रोजन चक्र में भी आने की संभावना है, नाइट्रोजन चक्र में भी प्रश्न आएगा। तो प्रश्न इसमें से 4 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे प्रश्न आएगा। तो यहां पर देखिए वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हमारे शरीर में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। वैक्सीन क्या करता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यानी वैक्सीन इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर इन आवर बॉडी। यह सरल शब्दों में है। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है इम्यूनिटी पावर जो होती है उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी जुड़े रहें। क्या है कि वैक्सीन का पहला काम, प्रश्न आ जाए वैक्सीन क्या करता है, टू इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर इन आवर बॉडी। यानी इम्यूनिटी जो हमारा सिस्टम है, प्रतिरोधक जो तंत्र है उसको मजबूत करता है। कैसे करता है वो आज हम इसको समझेंगे। पहला एम वैक्सीन का ये होता है। तो ये प्रश्न मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, आगे शेयर भी करें। अब हम समझते हैं आखिर क्या होता है। देखिए प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। आप कहोगे सर ये प्रतिरोधक क्षमता है क्या, इम्यूनिटी पावर है क्या, इसको हम इजी वे में समझने का प्रयास करते हैं। हमें पता है बच्चे 8th क्लास के हैं, हर वर्ड में उन्हें दिक्कत आती है। तो उस जो भावनाएं हैं आपकी उसको लेकर जो न्यू कंसेप्ट क्लासेज है यथार्थ प्रयास करेगा कि इनको आसान शब्दों में समझाने का। प्यारे बच्चों एक मैं शब्द लिख रहा हूं, प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता जो होती है यानी इम्यूनिटी जो पावर होता है, इम्यूनिटी पावर वो होता क्या है। ये प्रतिरोधक का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब होता है विपरीत। विपरीत ध्यान रखिए, विपरीत होता है। रोधक का मतलब होता है रोग। यहां पर हम अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। यानी रोग के विपरीत हमारा शरीर जब लड़ने के लिए तैयार रहता है, इसे कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता। When our body can be fight against the disease, दिस नोन एज इम्यूनिटी पावर। तो आप समझ गए हैं, जैसे सपोज कीजिए मुझे कोई इन्फ्लुएंजा अर्थात जुकाम हो गया है, और यदि मुझे पहले कोई बीमारी है जैसे एड्स की बीमारी है, तो वो जुकाम क्या होगा प्यारे बच्चों, आप कितनी भी टेबलेट ले लीजिए, यानी मैंने पहले ही कहा प्रतिजैविक औषधियों का सेवन आपको जुकाम में नहीं करना है। जो वायरस को रोकने वाली दवाइयां हैं वो यदि आप ले रहे हो, और यदि आपका प्रतिरक्षा तंत्र किसी वजह से कमजोर हो गया है, तो उस बीमारी को ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, वो आसानी से तैयार नहीं होगी। लेकिन क्या होता है, यदि हम वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, उन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे शरीर को बूस्ट मिलती है, यानी उस शरीर से लड़ने की क्षमता मिलती है,
तो वो क्या होते हैं, जैसे विटामिन होते हैं, ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, जो विटामिन कोरोना वायरस में दिए गए थे उनमें विटामिन सी था। ये विटामिन सी क्या करता है उसका भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत ही लॉजिक स्टोरी है। तो प्रतिरोधक क्षमता आप समझ गए कि जब हमारा शरीर किसी रोग से लड़ने के लिए जो क्षमता उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अब यहां पर प्रतिरोधक क्षमता बनाएगा कौन, वैक्सीन। कैसे बनाता है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कीजिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में किसी का क्या है, शरीर है। ये किसी का क्या है, शरीर है। आप कहोगे सर ऐसा शरीर किसका है, आपका है क्या प्यारे बच्चों? आपके सामने मैं हूं, मेरा ये शरीर नहीं है। मान लीजिए कल्पना की दृष्टि से देखिए, ये किसी का शरीर है, प्राणी का शरीर है। अब हमें वैक्सीन बनाने के लिए क्या करना है? वैक्सीन के लिए दो शब्द इस्तेमाल होंगे प्यारे बच्चों, ध्यान रखें। और यह एनोनिमस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। एक होता है प्रतिजन। क्या होता है? प्रतिजन। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यह शब्द होता है एंटीजन। बहुत ही सरल है। एक होता है प्रतिरक्षी। ध्यान रखिए, एक शब्द होता है प्रतिरक्षी जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहा जाता है। एंटीबॉडी कहा जाता है। अब ये करते क्या है हमारे वैक्सीन? हम कहेंगे सर ये जो प्रतिजन है, प्रतिरक्षी है, ये आखिर होते क्या है? बिल्कुल हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रतिजन प्यारे बच्चों वो होते हैं जो रोग कारक है। रोग कारक सूक्ष्म जीव। समझ गए होंगे। प्रतिजन क्या है? रोग कारक सूक्ष्म जीव है, यानी ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस द डिजीज इन आवर बॉडी नोन एज एंटीजन। तो आप इसको सरल भाषा में समझ गए हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग पैदा करते हैं वो प्रतिजन कहलाते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं वायरस इसमें आता है, जीवाणु जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं वो इसमें आता है, कवक जिसे हम फंजाई कहते हैं वो इसके अंदर आता है, प्रोटोजोआ इसके अंदर आता है। तो ये है एक हम एल्गी जिसे हम शैवाल कहते हैं वो इसमें आते हैं। ये तमाम क्या है प्यारे बच्चों? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। अब प्रतिरक्षी क्या करता है? प्रतिरक्षी क्या करेगा? इन प्रतिजन के विरुद्ध जाकर हमारी बॉडी में ये प्रतिजन क्या करता है? प्रतिरक्षी क्या करता है? इस प्रतिजन के विरुद्ध जाकर लड़ता है और हमारे शरीर को इनसे सुरक्षा देता है। यही क्या कहलाती है? प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। तो ध्यान रखें, यदि हमारे शरीर में बाहर से एंटीजन प्रवेश करा दिया जाता है तो हमारा शरीर क्या करता है कि एंटीबॉडी उत्पन्न करता है उन प्रतिजन को मारने के लिए, और उसको तो वो मार ही देता है, लेकिन वो प्रतिरक्षी हमारे शरीर में चक्कर लगाता रहता है लंबे समय तक। उसकी याददाश्त बहुत ज्यादा होती है, जैसे आपकी याददाश्त है अभी वीडियो देखते समय एनोनिमस एग्जाम को फाइट करने की। फिर बच्चों जैसे ही कोई वापस कभी कभार बाई चांस कोई प्रतिजन आ जाता है तो उनको वो प्रतिरक्षी क्या कर लेता है? ढूंढ कर उसे मार देता है, और इतना बुरी तरह से मारता है कि उसका दाह संस्कार तुरंत करना पड़ता है। ये जो सिस्टम कहलाता है वो वैक्सीन का कार्य प्रणाली कहलाती है। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर में जो कोरोना का टीका लगाया प्यारे बच्चों, उसमें क्या था? कोरोना का वायरस था। हम समझते हैं कोरोना वायरस। इसमें क्या था? मृत सूक्ष्म जीव थे या निष्क्रिय प्रतिजन थे। मृत प्रतिजन को यानी हम कहें निष्क्रिय प्रतिजन को शरीर में प्रवेश करा दिया। जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश किया प्यारे बच्चों, तो हमारे शरीर में क्या होता है कि जो प्लाज्मा होती है वो क्या करती है? गामा ग्लोब्यूलिन यानी जो ग्लोब्यूलिन का स्त्राव करती है, इम्यूनोग्लोबिन का, इम्यूनोग्लोबिन,
इम्यूनोग्लोबिन का स्त्रावन करती है। ये इम्यूनोग्लोबिन शॉर्ट में इसको प्यारे बच्चों आईजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईजी। यही होते हैं प्रतिरक्षी। और एक ध्यान रखें, हमारा शरीर क्या करेगा, इन प्रतिजन को मारने के लिए ये जो प्रतिजन शरीर में प्रवेश कर गया है, अब हमारा शरीर क्या करता है, क्या बनाता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिसे कहते हैं प्रतिरक्षी। ये बिल्कुल प्रतिरक्षी बन गया प्यारे बच्चों। ये इससे लड़ता है और प्रतिजन को क्या कर देता है? मार देता है। और इस प्रतिरक्षी फिर हमारे शरीर में चारों तरफ ये भ्रमण करता रहता है, कहीं वापस प्रतिजन नहीं आ जाए। और कभी कभार यदि कोई प्रतिजन आ भी जाता है तो उसको एंटीबॉडी खत्म कर देता है। और इस प्रकार हमारा वैक्सीन क्या करता है? काम करता है। तो यह आप इसकी क्रिया प्रणाली समझ गए हैं। एनानमस में क्या प्रश्न आता है? प्रतिजन किसे कहते हैं? प्रतिरक्षी किसका बना हुआ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्रतिरक्षी होते हैं प्यारे बच्चों, प्रतिरक्षी जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीबॉडी, ये ध्यान रखना, ये एक प्रकार से इम्यूनोग्लोबिन है। इम्यूनोग्लोबिन है, इम्यूनोग्लोबिन है जिसका संकेत आईजी होता है। यह एक प्रकार से प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। ध्यान रखिए, एनानमस में प्रश्न आता है प्रतिजन किसके बने हुए होते हैं? ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट ए नंबर पे आएगा, बी नंबर पे वसा आएगा, सी नंबर पे प्रोटीन आएगा और डी नंबर पर खनिज लवण आएगा। तो आपका आंसर बी या सी के आसपास घूमेगा, क्योंकि जो प्रश्न घुमाने वाला होगा उसका विकल्प हमेशा बी या सी में मिलता है। हम अनेक कंपटीशन एग्जाम ऐसे देख चुके हैं। तो आपको ये बी और सी वाला एग्जाम के अंदर चारों ऑप्शन देखने हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि मेहनत आप जो कर रहे हो उसका परिणाम आना चाहिए और घबराहट के साथ नहीं। क्योंकि जो भी बच्चे आपकी आईक्यू के देंगे वो आपके समान ही होंगे। और मुझे पता है आप जब न्यू कंसेप्ट क्लासेस से जो ट्रिक लेकर जाओगे और उसमें यदि आप वहां पर चाहे 1000 बच्चों के बीच बैठो, आप अपने आप को विद कॉन्फिडेंस पाओगे और आप सुपर इंटेलिजेंट पाओगे। ये कॉन्फिडेंस आपको रखना है। तो ये प्रक्रिया आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन कैसे काम करता है। यानी हमारा जो शरीर है, वैक्सीन हमारे शरीर को प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिए बाध्य करता है। यह प्रतिरक्षी प्रतिजन को मार देता है। फिर प्रतिरक्षी के पास में इतनी याददाश्त हो जाती है कि भविष्य में कभी भी कोई प्रतिजन प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ लड़ने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल करती है और उस प्रतिजन को मार देती है। और यहां पर अब आप मुझे बताइए, आपके लिए प्रश्न रहा अब ये, जो प्रतिरक्षी होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? तो यहां पर आप मुझे आंसर बताएं। जो एंटीबॉडी हैं वो किसके बने हुए होते हैं? तो यहां पर आंसर आपका होगा प्रोटीन के। तो बिल्कुल आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो यहां पर ध्यान रखिए, ये इम्यूनोग्लोबिन भी एग्जाम में एनानमस में आया हुआ है प्यारे बच्चों। इम्यूनोग्लोबिन है क्या? एंटीबॉडी। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी उत्पन्न होते हैं वो क्या है? आंसर था इम्यूनोग्लोबिन। अब हम नेक्स्ट जो चर्चा करते हैं वो पॉइंट एनानमस की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 8th क्लास के टॉपिक के हिसाब से हम उसको लेके चलते हैं। तो उस पर हम उनको शॉर्ट में पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हीं टॉपिक को हम ज्यादा फोकस करेंगे जिनमें से एनानमस में प्रश्न आते हैं। तो एक है हमारे पास में खाद्य विषाक्त। खाद्य विषाक्त, विषाक्त यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्यारे बच्चों फूड पॉइजनिंग। पॉइजनिंग इसको कहा जाता है। कभी कभी आप देखते हो कि आप कभी विवाह उत्सव में और कहीं भी किसी चीज को खा लेते हो, फिर आपको तुरंत उल्टियां होने लग जाती है, उन्हें कहते हैं खाद्य विषाक्त। तो प्यारे बच्चों क्या होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा कुछ ऐसे रसायन का स्त्रावन होता है जो हमारे शरीर में विष का कार्य करते हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं।
ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, खाद्य विषाक्त कहते हैं। तो ये समझ गए होंगे कि ये सूक्ष्म जीवी क्या करते हैं, हमारे भोजन पर इकट्ठे एकत्रित हो जाते हैं, फिर वो अपने विष का स्त्राव करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसको ग्रहण कर लेता है तो उसे उल्टियां भी हो जाती है, और कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है फूड पॉइजनिंग से उस व्यक्ति की फाइल यहां से पृथ्वीलोक से बंद होकर यमराज के पास चली जाती है, और चित्रगुप्त उनके कर्मों का लेखा करता है। वो काम है, उसका शब्द है प्यारे बच्चों क्या, बिल्कुल आप कहोगे सर वो तो मर गया, अर्थात उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मर जाता है वो व्यक्ति। खाद्य विषाक्त ऐसी बड़ी बीमारी है, इसलिए बच्चों ध्यान रखें, जब भी कोई भोजन हो तो हमें करने से पहले, खाना खाने से पहले या किसी चीज को छूने यानी मुंह में लेने से पहले एक बार अपने हाथ को साबुन से जरूर धोना चाहिए। पहली प्रिकॉशन हमें यह रखनी चाहिए। दूसरी हमें यह करनी चाहिए कि किसी भी चीज को छूकर हमें बार बार अंगुलियां अपने मुंह में नहीं डालनी चाहिए, जिससे यह जो है विषाक्त हैं, वे बैक्टीरिया हैं, वो हमारे मुंह में के द्वारा हमारे शरीर में ना पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, आज आप जानते हैं, आप भी जानते हैं, हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनको रसोई के अंदर खुला नहीं छोड़ना चाहिए, किसी चीज से ढक देना चाहिए, जिससे रात के समय जो जीवाणु या सूक्ष्म जीवी हैं वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सके, या दिन के समय भी। तो यह दो बात आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। न्यू कंसेप्ट क्लासेज अब आगे ला रहा है खाद्य परिरक्षण। इनमें बहुत ही बार प्रश्न आया हुआ है प्यारे बच्चों, और आता कौन सा है उसको हम शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण एकदम शब्दों में जिसे कहा जाता है प्यारे बच्चों फूड प्रिजर्वेटिंग कहा जाता है, फूड प्रिजर्वेशन इसको कहा जाता है इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए। अब कहोगे सर ये होता क्या है, तो देखिए खाद्य का मतलब हमारा होता है भोजन। क्या होता है, भोजन। परिरक्षण का मतलब होता है, रक्षण का मतलब होता है रक्षा करना, रक्षा करना, यानी कुछ ऐसे पदार्थ जो हमारे खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाते हैं या लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, उन पदार्थों को खाद्य परिरक्षक कहा जाता है। प्यारे बच्चों देखिए खाद्य परिरक्षक होते क्या हैं, खाद्य परिरक्षक, परिरक्षक यानी फूड प्रिजर्वेटिव जो शब्द है वो क्या होता है, फूड प्रिजर्वेटिव वर्ड क्या होता है, तो यहां हम कहेंगे ऐसे पदार्थ या हम कहें रसायन जो हमारे खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। और प्यारे बच्चों किससे रखते हैं, सूक्ष्म जीवों से रखते हैं। यानी हम कह सकते हैं ए केमिकल कंपाउंड विच प्रोटेक्ट आर फूड्स मटेरियल टू लॉन्ग टाइम। तो यहां पर देखिए इंग्लिश और हिंदी में ज्यादा कोई कंफ्यूज है नहीं, यहां पर हमें रटी रटाई इंग्लिश लैंग्वेज का यूज इस्तेमाल नहीं करना है प्यारे बच्चों जो इंग्लिश मीडियम के हैं। देखिए ऐसे रसायन यानी हम कहें एक केमिकल कंपाउंड जो विच हमारे खाद्य पदार्थ को विच लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, विच प्रोटेक्ट टू आर फूड कंपाउंड फॉर लॉन्ग टाइम, यानी लॉन्ग अधिक लंबे समय तक ये क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। ऐसे प्यारे बच्चों क्या कहलाते हैं, खाद्य परिरक्षण। और ये घटना जो कहलाती है, जो ये फिनोमिना कहलाती है, वो खाद्य परिरक्षण कहलाती है। तो आपके कंप्लीट ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि किताबों की डेफिनेशन अक्सर हम वही इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों, उठी उठाई चीज वही कंसेप्ट हम लेते हैं जो हमारे जहन में समझ नहीं आती है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस इसका पूरी तरह से विखंडन करता है। वो कह रहा है बच्चों को पर्यावरण से जोड़ते हुए अपनी ही भाषा में समझाएं तो बच्चे अच्छे सीखेंगे। यह है हमारा एनसीईआरटी का उद्देश्य। तो ध्यान रखें अंग्रेजी में भी ज्यादा कोई वर्ड है नहीं,
उनको अपनी ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जितना प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। अब वो है क्या, देखो प्यारे बच्चों, मुझे आप बताइए, आपके घर में आपकी मम्मी जब अचार डालती है तो किस में सुरक्षित रखती है? रेत में, पानी में, जल में या केरोसिन में? आप कहोगे सर केरोसिन में रखेंगे तो मर जाएंगे, रेत में कैसे रखेंगे? तो बिल्कुल बच्चों सही है, आपकी पुरानी याददाश्त बहुत अच्छी है। ऑयली के अंदर, इसके अंदर रखा जाता है, तो तेल हमारा ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। तो हम यहां पे क्या कहेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, खाद्य परिरक्षक होते क्या हैं? नंबर 1 तेल होता है जिसे हम ऑयल कहते हैं, यानी इसमें किसको सुरक्षित रखा जाता है? हमारा जो अचार है घरों के अंदर हम डालते हैं पिंकल, इसको सुरक्षित रखा जाता है। बिल्कुल आप कंसेप्ट क्लियर समझ गए हैं। दूसरा जो हम मटेरियल करें, नमक। आपने प्यारे बच्चों देखा है कभी नमक यदि किसी पे लगा हुआ है, वहां पर आप खुद एक उदाहरण लीजिए प्यारे बच्चों, जहां पर आप कपड़े का पानी आता है, यहां जहां नमक हमारी डीडवाना के अंदर है या नावा के अंदर है, वहां आपने कभी कोई पेड़ पौधा उगा हुआ देखा है वहां पर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहां नमक होता है वहां सूक्ष्म जीवी और वहां पर मिट्टी को उर्वर क्षमता नहीं मिल पाती। तो हम कह सकते हैं नमक में किसको सुरक्षित रखते हैं? मांस जो होते हैं प्यारे बच्चों, इस पर नमक का छिड़काव कर देते हैं। सपोज कीजिए ये मांस का कोई टुकड़ा है, नमक इस पे चारों तरफ लगा दिया, ये मांस का टुकड़ा लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। आप कहोगे सर कैसे रहेगा? इसका मतलब यह है, मान लीजिए ये जीवाणु जो बैक्टीरिया है वो नमक के संपर्क में आएगा। जब नमक के संपर्क में आता है तो इसकी जीवाणु की जो कोशिका द्रव्य है यानी साइटोप्लाज्म है, वो कोशिका झिल्ली से पूरा का पूरा क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। और जब किसी पदार्थ से जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा बाहर आ जाता है बच्चों, तो उसकी मौत हो जाती है और ये बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यानी इसकी सेल वॉल टूट जाती है, साइटोप्लाज्म बाहर आ जाता है, यानी कोशिका झिल्ली है वो टूट जाती है और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य पूरा का पूरा बाहर निकलने से ये मर जाते हैं, जिससे हमारा मांस क्या होता है प्यारे बच्चों, लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। एक नेक्स्ट जो आता है प्यारे बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो परीक्षा एनानमस में पूछा जाता है। एक होता है सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। इसको इंग्लिश मीडियम वाले इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड। ये होता है, रसायन बहुत बार पूछा जाता है। सोडियम बाइसल्फाइड एक सोडियम बेंजोएट यानी सोडियम बेंजोएट। ये जो दो केमिकल हैं बच्चों, सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड हैं, वो इसमें काम में आते हैं। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम यानी मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट। ध्यान रखें, इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझना भी स्ट्रक्चर में। सोडियम बेंजोएट की संरचना ये होती है, ये आपको बनानी नहीं है। तो ये केमिकल क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट होते हैं, वो हमारे खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। अब हम कहें कि नेक्स्ट यदि हमारे पास में खाद्य परिरक्षक के अंदर आते हैं तो वो होती है डिब्बाबंदी। डिब्बाबंदी यानी डिब्बे के अंदर यदि हम किसी पदार्थ को लंबे समय तक अच्छे से सील बंद करके रखें तो हमारे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो ध्यान रखें, ये दो ऐसे कंपाउंड है जो एनानमस की परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनमें से कौन से रसायन खाद्य परिरक्षक का काम करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट होगा और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होगा। आज का मैटर। अब नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट से नाइट्रोजन चक्र से संबंधित टॉपिक आएगा प्यारे बच्चों। तो आप जो किताब में महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं उनको भी हम ऑब्जेक्टिव वाइज लेके आएंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में और नाइट्रोजन चक्र लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।